सब दोस्तों को मेरा नमन और सत्कार। ये एक खोज है उन बातों का पता लगाने का और लोगों के सामने लाने का जो तारीख के पन्नों से तो हैं, लेकिन आम फहम जबान में, आम लोगों की दानिस्त में, लोगों की जानकारी में इतने गड़बड़ हो गए हैं कि एक तो असली तारीख ही छुपी रह गई है, और दूसरे बिल्कुल गलत धारणाएं लोगों में प्रचलित हो गई हैं, और वो उन्हीं को बिल्कुल सुदृढ़ तथ्य मान के आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की तारीख के एक ऐसे बहुत ही अहम भाव की, एक बहुत ही प्रभावशाली तारीखों की, जिनका आम जिन्होंने डेफिनेटली भारत की पूरी तारीख, जो यहाँ का भारत की पॉलिटी चली, यहाँ के राज चले, उनको तो बदल दिया। लेकिन क्या ये बात इसी एक बात से चली चली है? मैं जिक्र आज करना चाहता हूं मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई के बारे में। और उसमें खासकर जो इस पूरे बातचीत का फोकस रहेगा, वो होगा एक दूसरे राजा जयचंद के बारे में, कि उसका क्या रोल रहा है हमारे आम लोगों की सोच में, लोग जनमानस में बहुत सारी धारणाएं ऐसी बनी हुई हैं कि ये पूरे का पूरा जो कया कराया किस्सा हो गया। मोहम्मद गोरी ने जो पृथ्वीराज चौहान को दूसरी लड़ाई में, तराइन की दूसरी लड़ाई में हरा दिया, वो इसी एक आदमी जयचंद के की वजह से हुआ। और आजकल जो जनमानस है, जो हमारी बोलचाल है, जो हमारे मुहावरे हैं, उसमें जयचंद का नाम एक ऐसे ट्रेटर, देशद्रोही, एक ऐसे आदमी जिसने सब लोगों के मानस के खिलाफ, हिंदुस्तान की आत्मा के खिलाफ, हमारी तारीख के खिलाफ काम किया है। और उसका नाम जयचंद एक पूरे के पूरे देशद्रोही, दुश्मन के नाम पर, और ऐसा कि जो बिट्रे करता है, जो धोखा देता है सबसे अपने क्लोज करीबी लोगों को, उसके नाम से मुमालिस हो गया है, सिनोनिम बन गया है। धोखाधड़ी दड़ी का लोगों के अपने देश के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने सब के साथ बहुत भारी छल कपट करने का। और जिसकी वजह ये बताई जाती है एक बहुत सी मामूली वाक़ा था। मैं ये बताना चाहता हूं आज, मैं तथ्य भी सामने रखूंगा कि ऐसा नहीं है। ये आदमी जिसको हम जयचंद के नाम से जानते हैं, ये इसका सही नाम भी नहीं है। इसका नाम जयचंद्र था। अब मेरे को ये समय कुछ काम करता हूं तारीख में, खासकर फारसी तारीखों के साथ, मुझे ये नहीं समझ आया कि नाम को क्यों तरोड़ा मरोड़ा जाता है। नाम बड़ा साफ है, जयचंद्र उसका नाम है। और वो फैमिली का नाम, डायनास्टी का नाम चंद्र चला आ रहा है। गुहाद राजे थे वो। तो लेकिन अब सब जगह तारीख में भी और लोग जनमानस में भी ये नाम जयचंद हो गया है, जबकि नाम जयचंद्र था। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जयचंद्र कौन थे, कहाँ से आए थे। मैं कुछ स्क्रीन्स आपके साथ शेयर करूंगा। ये एक मैप है।
गूगल से मैंने मैप लिया हुआ है। ये है मैप इंडिया, ये अफगानिस्तान एरिया का। यहाँ पर ये जो जगह है, ये आज का जो बॉर्डर है पाकिस्तान के उस साइड का, ये है कंधार, ये काबुल, और यहाँ बीच में गजनी है, सरगेम इसी के साथ यहाँ पर गजनी है। गजनी और गौर बिल्कुल साथ साथ की दो रियासतें थी। और गौर के उत्थान से पहले यहाँ का राजा गजनी, जिसके महमूद गजनी, जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसने कुछ 17-18 हमले किए हिंदुस्तान पर, लेकिन उसने हिंदुस्तान में एक अपनी सल्तनत नहीं बनाई। जबकि करीब करीब 150, 250 के बाद मौजुद्दीन, जिसको जनरली हम गोरी, शहाबुद्दीन गोरी के नाम से जानते हैं, वो यहाँ आया गौर में। तो उसने पहले, दो भाई थे वो, भाई उसका राजा था, ये भाई के साथ जूनियर था अनुज, जिसको हम कहते हैं। और इसने पहले गौर गजनवी की ईंट से ईंट बजा दी, उसको अपने राज में शामिल कर लिया इस जगह। उसके बाद उसने यहाँ हमले शुरू किए। यहाँ पर उस वक्त, ये जो यहाँ पर ये लाहौर है, ये एरिया जो है ये लाहौर है। यहाँ पर उस वक्त गजनी का के खानदान का एक जो डिसेंडेंट था, खसरौ मलिक, वो यहाँ पर राजा था। और उस पर उसने चढ़ाई की और वो उसने हरा दिया। फिर वो इसकी मुकाबला नहीं कर सका, और उसने उसकी हार मानी और आन मानी उसके, वो भी उसके राज में शुरू हो गया। तो ये यहाँ तक, यहाँ यहाँ का ये गजनी है, ये मैं दिखाना चाहता हूँ इसमें। और यहाँ पर हम आते हैं हिंदुस्तान, हालांकि अब तो ये पाकिस्तान बना, नहीं तो पूरा यहीं से हिंदुस्तान चालू है। यहाँ से हिंदुस्तान आते आते ये यहाँ पर दिल्ली है, ये है जयपुर, और ये है अजमेर। ये जगह अजमेर का है। यहाँ का राजा था उस वक्त पृथ्वीराज चौहान। और ये एरिया, यहाँ का एक और राजा था, बड़ी फैमिली थी, जितनी ये चौहान फैमिली थी उससे भी, मैं ये दूसरा मैप मैंने ये मार्क कर रखा है थोड़ा सा। ये यहाँ गजनी है, ये घोर है जहाँ से ये शहाबुद्दीन गोरी आया। ये जो छोटा सा सर्कल है, ये इसकी पृथ्वीराज की का राज था, ये अजमेर था, यहाँ उसका हेडक्वार्टर था। दिल्ली उसके भाई के गोविंद चंद उसको बोलते हैं, कभी कभी, कभी कभी खंडे राय बोलते हैं, तो इसको राय पिथोरा बोलते हैं। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये वाला एरिया जो था, ये इनके इसमें कंट्रोल में था। और यहाँ का जो ये लाल वाला हिस्सा है, ये बड़ा वाला हिस्सा, जो पूरा कानपुर, अलीगढ़ से लेके यहाँ ये ग्वालियर शायद उस समय नहीं था, ये कानपुर है, ये इटावा है, ये प्रयागराज है, ये वाराणसी है, ये पटना में आगे यहाँ बंगाल के राजे थे, गौड़ राजे, उनका भी एक हिस्सा बिहार इसके साथ था। और इसका जो कैपिटल था वो यहाँ बनारस, वाराणसी में था। और कन्नौज में भी था। प्रयागराज इससे यहाँ पर कानपुर, ये यहाँ पर कन्नौज है। तो असल में इस पीरियड में, मिडिवल इंडिया के एंड में, कन्नौज जो था वो सेंटर ऑफ पावर रहा करता था। तो जब इन्होंने ये, तो इस एरिया में ये लोग रूल करते थे। ये एक कंपैरेटिव मैंने बना लिया है, ये इनका था। ये प्रयागराज हो गया, इनके अंडर था। ये यहाँ पर ये गोरखपुर एरिया यहाँ का था। ये यहाँ पर बिहार का कुछ एरिया, ये तो आगे चला गया, यहाँ तक था। ये बिहार के एरिया तक ये थे। ये यहाँ कानपुर हो गया। और यहाँ पर कन्नौज है, ये इनके राजाओं के अंडर था। जो ये पूरा ये वाराणसी, और वाराणसी इस वक्त हमारे पास है। प्रयागराज, यहाँ पर जो ये कन्नौज है, यहाँ पर इस जगह, ये असल में कैपिटल था। और साथ में वाराणसी भी कैपिटल था। तो ये कौन राजा थे? ये गुढ़ा राजा थे। ये
1075 के आसपास इनका जो इनका वंश है वो वहां राज करना शुरू हुआ। और उसके बाद ये राजा चलते रहे। इसमें एक बहुत बड़ा राजा था गोविंद चंद्र। इसका राज 1114 से 1155 तक था, बहुत बड़ा राजा था। हम यहाँ देखेंगे एक ये कॉइन है इसका, गोविंद चंद्र का। सील तो नहीं मैं ले पाया। तो ये गोविंद चंद्र का जो गोविंद चंद्र जो था उसका बेटा था विजय चंद्र। और गोविंद चंद्र का रूल था 1114 से लेके 1155 तक। और उसके बाद विजय चंद्र, वो 1155 से 1170 तक राज करता रहा। और 1170 में उसका बेटा जयचंद्र राजा बना। और इसी जयचंद्र के साथ जो पृथ्वीराज चौहान या राय पिथोरा जिसको बोलते हैं, उसकी जो ये कहानी जिसकी हम बात करेंगे आज, वो इसी जयचंद्र के साथ जोड़ी गई है। ये तारीख की किताबों में ऐसा कहीं नहीं है कि ये बिट्रेयर था, देशद्रोही था, ये धोखेबाज था, इसने इसको मोहम्मद गोरी को लाया, ऐसा किसी भी तारीख में नहीं लिखा है। मैं जो सारे के सारे तथ्य लाऊंगा वो मैं तारीखों से ही लाऊंगा, लेकिन पहले हम देखते हैं कि जो कहानी पूरी की पूरी जनमानस में बैठी हुई है वो कहानी क्या है, और वो कहानी कहां से शुरू हुई। वो कहानी शुरू हो रही है उबुल फजल से। उबुल फजल अकबर का, जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता है, वो अकबर का दरबारी था, बहुत पढ़ा लिखा आदमी था। उसने दो बहुत ही बड़ी किताबें लिखी हैं। एक उसने आईन अकबरी लिखी है, दूसरा उसने अकबरनामा लिखा है। बाकी उसने वो शेर वगैरह वो भी तो बाकी चीजें थी, लेकिन इसका मेजर काम ये बड़ी दो किताबें हैं। अब अकबरनामा क्या है? अकबरनामा अकबर के राज का साल बसाल का हिसाब है कि इस साल में क्या हुआ, उस साल में क्या हुआ, दूसरे साल में क्या हुआ, कौन आया, कहाँ गया, कहाँ हमने कंपेन की, किस जगह हमला किया, कौन सा, किसने हमारी मानी, कहाँ तक राज चला गया, वगैरह वगैरह। तो दूसरा जो है आईन अकबरी। आईन कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं। आईन अकबरी में ये लिखा है कि ये अकबर का जो राज था वो कहाँ कहाँ फैला हुआ था, उसके कितने सोबे थे, उन सोबों की सरकारें, उस सोबा होता था बड़ा, उससे छोटी सरकार होती थी, फिर परगना, फिर बाकी चीजें। तो वो कहाँ कहाँ थी, उसमें सिस्टम क्या था, जो पॉलिटी का था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वो किस तरीके का था, ये आईन अकबरी में लिखा है। ये इसलिए जानना बड़ा जरूरी है कि आईन अकबरी हिस्ट्री की किताब नहीं है। और इसके लिखने का टाइम अकबर के बाद के 1680 के आसपास का टाइम है। आईन अकबरी का जब एक पूरा बंदोबस्त, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एस्टेब्लिश हो गया था, फिर उसको उसने डिस्क्राइब किया है अबुल फजल ने। और ये हम देखते हैं जो हमारी कहानी है, जो ये किस्सा हर एक आदमी के जुबान पर है, पृथ्वीराज, मोहम्मद गोरी और जयचंद्र था। हम जयचंद सब लोग जानते हैं, जैसे मैंने कहा कि नाम ही गलत है। तो ये जो ये कहानी है, ये कहानी इसी आईन अकबरी से शुरू होती है। अब आईन अकबरी में ये कहानी कहां पर है? ये कहानी आईन अकबरी में मैंने कहा कि जैसे वो सोबे डिस्क्राइब करता है, सोबों में कौन है, कहाँ है, किस तरह से है, तो उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन आता है उसमें उसने ये कहानी लिख रखी है आगे जाके, जब वो अजमेर के सोबे की बात करता है। उससे पहले वो यहाँ पर ये मारवाड़ की बात करते करते दो चार जगह इसमें आईन अकबरी ये है जिससे मैंने ये लिया है। ये
आईन अकबरी बाय अबुल फजल। ये H.S. जैरेट ने इसका ट्रांसलेशन किया है। असल में इसका पहले वॉल्यूम का ट्रांसलेशन ब्लॉचमैन ने किया था, तो ब्लॉचमैन की डेथ हो गई। उसके बाद ये काम कर्नल जैरेट को दिया गया, और उसने वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 इसका ट्रांसलेट किया है। ये वॉल्यूम 2 1891 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से पब्लिश हुआ है। और इसमें जयचंद का की कहानी लिखी हुई है, और पृथ्वीराज की कहानी ये इन पेजेस में है। तो उससे पहले एक हल्का सा मेंशन उसने किया है यहाँ पर, पेज 269 और 71 में दो लाइनें उसने लिखी हैं। व्हेन माउजुद्दीन साम, ये घोरी को माउजुद्दीन साम जो उसका नाम था उससे लिखता है, had terminated his campaign against पिथोरा। मतलब उसका है कि after he had completed that campaign, then पृथ्वीराज राज दे पिथोरा पृथ्वीराजा। तो उसके बाद ये कहता है कि ही रिजॉल्व टू टर्न हिज आर्म्स अगेंस्ट, फिर ये जयचंद्रा है, किंग ऑफ कनौज। द राजा इन हिज flight was drowned in Ganges and his descendants fell into obscurity, ये लिखा हुआ है। लेकिन ये बात भी सही नहीं है। हम देखेंगे कि कन्नौज इसी एक हमले से पस्त नहीं हुआ। हालांकि जिस वक्त उसने ये राजा मारा गया, जब मोहम्मद गोरी ने हमला किया, तो उसके बाद वो बनारस गया, बनारस का ताराज किया। इन्हीं पर्शियन हिस्ट्रीज में लिखा है कि 1,000 मंदिर वहां पर तोड़े गए, तो बाकी चीजें की गई। हम पहले अपनी कहानी पर आते हैं। ये कहानी उसने यहाँ पर नहीं, बल्कि जिस वक्त वो अजमेर का जिक्र करता है उसमें लिखा है आगे जाके, पेज 300 से लेके 302 तक। ये देखिए, ये करता है इसमें। यहाँ पहली बार उबुल फजल लिखता है कि मैं ये जो कुछ इसमें लिखा हुआ है, मैं उसका सार आपको समझा दूंगा, मैं आपको तक ला दूंगा। तो वो ये है कि पहले जो ये था, हम इसको ले आते हैं वापस। 2 मिनट, इसको हम शेयर करते हैं। ये जो हमने पहले शेयर किया था ये मैप, यहाँ से महमूद गोरी आया। और जैसे कि मैंने भी बात की, उसने पहले यहाँ लाहौर में जो गजनी खानदान का राजा था उसको पराजय किया, उसको। उसके बाद आगे बढ़ने के लिए उसके पास सामने यही आता है, पहला राज जो आता है, बड़ा राज, वो पृथ्वीराज चौहान का आता है। और यहाँ पर इसके बाद उसने यहाँ एक बठिंडा के आसपास यहाँ पर उसने एक फोर्ट था, किला था, उस पर पर्शियन हिस्ट्रीज में इसमें भी आईन अकबरी, हाँ, आईन अकबरी में भी तबर हिंद लिखा हुआ है। और ये जो हिस्टोरियंस है वो समझते हैं कि ये बठिंडा है। तो वहां के फोर्ट पर उसने कब्जा करके ये अपने आदमी को वहां का इंचार्ज बना के कहते हैं कि वो वापस जाने के लिए तैयार था। तो उसी वक्त पृथ्वीराज, ये
1191 1191 की बात है। तो उसी वक्त इसको पृथ्वीराज को पता चल गया कि ये यहाँ तक पहुंच चुका है, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता कंसोलिडेट कर रहा था। तो ये उससे लड़ने के लिए निकल गया। अब पर्शियन हिस्टोरियंस इसको रैशनलाइज करते हैं कि इसने, घोरी ने, माउजुद्दीन ने अभी आगे जाने की बात नहीं की थी और वो जा रहा था, इसलिए वो सॉर्ट ऑफ ही वाज टेकन अनअवेयर्स। तो जो ये पृथ्वीराज चौहान, उसने हमला किया। तो उसने भी, लेकिन जो उसके पास फौज थी, पूरा वो किला उसने फतह किया था, और वो अपनी सारी फौज लेके, सारे बहादुर लेके आ गया यहाँ पर। तराइन इसको हम आजकल कहते हैं, त्रावड़ी भी कहते हैं। तो वहां के मैदान में, वहां पर वो सफारा हुआ इसके साथ, पृथ्वीराज चौहान की ये पहली लड़ाई है त्रावड़ी की। और इस लड़ाई में पृथ्वीराज ने उसको बहुत बुरी तरह से हराया। और ये कहा जाता है कि एक वर्षन ये है कि वो बुरी तरह से जख्मी हुआ। वो घोड़े से गिरने वाला था कि एक फौजी ने उसके घोड़े पर लपक के फिर उसको संभाल लिया, और उसको अपने फौज उसकी पहले ही हार के वापस भाग चली थी। और उसकी भी एक कहानी है, उसका भी हम बात करेंगे। तो वो भाग चली थी, तो एक आदमी ने, जब वो घोड़े से गिरने लगा था शहाबुद्दीन, तो एक आदमी, एक खिलजी उसका जो सिपाही था, वो उस घोड़े पर लपक गया, और उसने उसको संभाल के अपने फोर्सेस के पास, जहां उसके वो साथी बैठे हुए थे, दूसरे दिन वहां पहुंचा। दूसरी कहानी ये कही बताई जाती है कि वहां बहुत मारकाट हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए। सारे मैदान में जो ये हमलावर थे, इन्वेडर्स, घोर से आए हुए थे, इनकी लाशें बिछी हुई थी, और जो लोग थे वो जिंदा भाग गए थे। तो उन्हीं जख्मियों में शहाबुद्दीन भी गिरा पड़ा था। और किसी को, लेकिन किसी ने उसको पहचाना नहीं, तो वो भी उन्हीं फौजियों में गिरा पड़ा था। फिर जब शाम को कुछ फौजी उसके उस मैदान को देखने आए, तो उस वक्त उन्होंने वहां चीखें सुनी, कराहना सुना। तो उन्होंने वहां देखा, तो देखा वो शहाबुद्दीन गोरी पड़ा हुआ था उसमें। तो उसको वो उठा के ले गए वापस। अब यहाँ पर बातें, एक जो जनमानस में बात बनी है कि उसको यहाँ पृथ्वीराज चौहान ने पकड़ा, फिर उसने माफी मांगी, फिर उसको छोड़ दिया। और ये पृथ्वीराज की बहुत बड़ी गलती थी। इस पर भी बहुत सारे जो हमारे अपोलोजिस्ट्स हैं, वो एक कहानी बनाते हैं, अगर उसने नहीं छोड़ा होता, अगर उसने ऐसे किया होता। जबकि तथ्य ये है कि उसको पकड़ा नहीं गया था, वो उधर फौज में पड़ा हुआ था। तो ये पर्शियन हिस्टोरियंस का कहना है। यहाँ के हिस्टोरियंस ने कुछ लिखा नहीं है इस बारे में। यहाँ का कोई हिस्टोरियन नहीं है। जब हिस्टोरियन नहीं होता है, तो फोकलोर में बातें चलती हैं। अब वो ऐसी होती हैं कि इसको नकारा भी नहीं जाए, उसका सही भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये बात तो कहीं पर भी साफ नहीं हो रही है कि मोहम्मद गोरी ने 7 बार हमला किया और 7 बार वो पकड़ा गया, ऐसा तो नहीं है। हाँ, ये बात बहुत है कि त्रायन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने बुरी तरह से शिकस्त दी, इतनी बुरी तरह से शिकस्त, और इतने उसके अमीर जो कमांडर थे वो भाग गए कि मोहम्मद गोरी, जब वो किसी तरह से बच बचा के जख्मी हालत में वापस अपने वहां गौर पहुंचा, तो उसने उन सब जो कमांडर थे, अमीर थे, उन सबको कहते हैं, फरिश्ता लिखता है। बाकी हिस्टोरियंस नहीं लिखते हैं, फरिश्ता लिखता है, जिसने ये कहानी कुछ 500 साल के बाद लिखी है। वो कहता है, वो लिखता है कि शायद मासर तबकात नासरी में भी लिखा हुआ है, शायद 118 पेज में उसमें भी लिखा हुआ है। तो वो कहते हैं कि जो वो जितने सारे अमीर भाग गए थे, उन सब के गले में उसने एक बोरियां लटका दी, और उसमें जाऊ लटकाए, और उनको ये सजा दी कि वो पूरे उधर कैपिटल में घूमते रहें, और जब तक
ये वो जो खाए, जो उसमें जौ रखे हुए थे वही खाए। वो सारे के सारे जब खत्म करेंगे खाना, उसके बाद वो जो गले का तोक गुलामी का बनाए रखा था उसने, वो छोड़ दिया। इतनी बुरी तरह से हार गया था। और एक और बात कही जाती है कि उसने फिर वो वापस दोबारा वो किया था, लड़ाई करने का कसद किया था। और ये बात तो हकीकत है कि वो दोबारा लड़ने के लिए आया। कहते हैं कि उसने पूरे साल नहीं नहाया, अपने घर नहीं गया, एक ही कपड़ा पहना और अपने फौज को तैयार करता रहा। तो फिर दूसरी लड़ाई हुई। इसमें 1192 में पृथ्वीराज चौहान ने जब इसको हरा दिया, तो इस किले पर भी कब्जा कर लिया था। जो तबरहिंद का किला था या बठिंडा का किला था यहाँ पर, उस किले पर भी पृथ्वीराज चौहान ने फिर कब्जा किया। तो ये पूरे का पूरा पृथ्वीराज चौहान का बन गया। और जब ये दोबारा दूसरे साल लड़ाई के लिए गौरी आया, तो फिर उसी त्रावड़ी के मैदान में फौजें लगी। अभी कहते हैं कि बहुत सारी फौजें थी, कई बार कहते हैं कि यहाँ के लोग भी आए थे। इसने भी बहुत सारे, फरिश्ता लिखता है कि 150 राजे, जो राजपूत राजे थे, वो इसके साथ थे। लेकिन ये बायदस कयास है, बाद में जोड़ा गया है ये चीज दिखाने के लिए कि मोहम्मद गोरी ने कितने बड़ी फौज का ये सामना किया। लेकिन हकीकत यह है कि दूसरी बात जो कही जाती है कि पृथ्वीराज को यहाँ आसपास के अपने जो जोधपुर वगैरह बराजे थे, उनने कहा था कि हम आपका साथ देंगे। लेकिन पृथ्वीराज ने एक बार उसको हराया था, तो उसको काफी कॉन्फिडेंस रही होगी, तो उसने सोचा मैं अकेला उस पर भारी पड़ूंगा। और हाँ, ये दिल्ली का राजा जो उसका भाई था, ये दोनों साथी थे। तो ये दोनों उसके साथ लड़ने गए त्रावड़ी की लड़ाई में। और त्रावड़ी की लड़ाई में फिर उस वक्त शहाबुद्दीन ने बड़ी जोर की पलटी मारी, तो वो काफी लड़ाई हुई। और लड़ाई ये जो कि ये हमारा आईन अकबरी की जो दास्तान है, मैं दोबारा उस पर जा रहा हूं। तो उसमें जो लिखा है कि ये लड़ाई फिर हुई। और इसमें लिखा हुआ है कि जब ये दूसरी लड़ाई हुई, उस बीच में इसने ये चीज लिखी हुई है अबुल फजल ने, कि इस बीच में जो जयचंद्र था, उसने एक ये राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, जिसमें वो सेक्रीफाइस होती है, अश्वमेध वो लगाई। और लोगों ने कहा कि भाई आप उसी के साथ उसने अपनी बेटी का की शादी भी, उससे कहा कि यहाँ सब राजाओं को बुलाया। और जो स्वयंवर उसका अपनी बेटी का रखा संयोगता का। और उसमें कहते हैं, जो कहानी है इसने जो लिखी है, कि उसमें उसने इसको पृथ्वीराज को एक तो बुलाया नहीं, फिर उसका दरबान की जगह उसने उसका पुतला बना के रखा था। और जब पृथ्वीराज को पता चला, वो वहां गया। उसने वो एक अपना उसका गवैया था, उसने गवैया को भेजा। वो गवैया वो लोगों का ध्यान जब पूरी तरह से उसकी तरफ आकर्षित हो गया, तो पीछे से इसने अपने कुछ बहादुर सिपाही साथ लिए, और वो जो उसने बुद्ध बनाया था वो भी उठा के ले गया। और इस बात से जो ये राजकुमारी थी संजोगता, उसका दिल पृथ्वीराज पर आ गया। और उसने कहा कि जब मैं शादी करूंगी तो पृथ्वीराज से ही करूंगी। तो फिर पृथ्वीराज ने उसको वहां से दोबारा एक वो हमला करके उसको भगा ले गया, और उसके साथ शादी की, जिसमें फिर जयचंद्र के लोग भी आए, उन्होंने लड़ाई की। और अबुल फजल नाम भी लिखता है कि कौन कौन 7,000 ऑफ 7,000 लोग मारे गए। इसने ये नरसिंह देव, चंदा, पुंडीर,
सरधोल, सोलंकी, पलियां, ये सारे कछवाहा, ये सारे के सारे जो बहादुर पृथ्वीराज की तरफ से वो कह रहा है गए, तो वो मारे गए। लेकिन उतने में संयुक्ता वो पृथ्वीराज ले गया था, और इसी का बदला फिर चंद्र ने ये लिया कि शहाबुद्दीन को बुलाया और इसको हरवाया। ये कहानी बनी है अबुल फजल से। अबुल फजल ये कहानी शुरू करता है, और फिर अबुल फजल के लिखने के कुछ 51 साल के बाद पृथ्वीराज रासो नाम की चांद बुर्दई वो एक गाथा लिखता है। असल में जो ये पृथ्वीराज रासो है, ये एक ही नहीं कई गाथाएं हैं, इसके कई रिसेंशंस हैं, कई फॉर्म्स हैं। और इसका सबसे जो छोटा फॉर्म है, जिसको वो कहते हैं लघु कहानी, लघु वर्षन जो है, छोटा वर्षन, वो 1630, यानी कि अकबर के मरने के 30 साल बाद शाहजहां के टाइम में लिखा गया, दूसरा उसके बाद लिखा गया। तो ये इनमें इस कहानी को और थोड़ा सा नमक मिर्च लगा के और बड़ा चढ़ा कर तैयार किया गया। और हत्ता कि जब हम यहाँ पर पहुंचते हैं, तो हमें ये चीज आज बताई जाती है कि पूरे का पूरा जो शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज राय की लड़ाई हुई, पहले तो पृथ्वीराज ने उसको हराया, पूरी तरह से खत्म कर दिया, जो बिल्कुल सच्चाई है। और उसके बाद जयचंद, यानी कि जयचंद्र ने उसके साथ दुश्मनी करके, उसके साथ धोखा करके, धोखाधड़ी से फिर उसने दोबारा जाके शहाबुद्दीन गोरी को बुलाया, उसकी मदद की, और पृथ्वीराज को हरवाया। और इस तरह से घोरी का कब्जा इस पूरे हिंदुस्तान पर हो गया। तो ये इस पूरे वाकया की वजह से यहाँ पर दिल्ली में मुसलमानों का राज कायम हो गया, और जयचंद हमेशा हमेशा के लिए एक अकर्सड फिगर बन गया है हमारी हिस्ट्री में, जबकि हकीकत इससे कोसों दूर है। अब ये जो आईन अकबरी है, ये कहानी ये इसने ये हिस्ट्री नहीं है, ये अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन का का डिस्क्रिप्शन है कि अकबर का निजाम हुकूमत किस तरह से चलता था। इसी टाइप पीरियड में जिस वक्त अबुल फजल भी जिंदा था और अकबर भी जिंदा था, अकबर का मुंशी था एक अब्दुल कादिर बदायूनी। उस बदायूनी ने एक तारीख लिखी, मुंतखबुल तवारीख। वो तारीख उसने छुप के लिखी, अकबर को नहीं बताई। बाद में उसके मरने के बाद जब जहांगीर बादशाह बना, तो जहांगीर ने उसके बदायूनी के बच्चों को बुला के उनसे पूछा कि भाई ये जो ये है तुम्हारे बाप ने बदायूनी ने जो किताब ये लिखी हुई है, वो कहाँ पर है। तो उसने बहुत कोशिश की इस चीज को हासिल करने की, लेकिन वो उसको हासिल नहीं हुई। और ये मुंतखबुल तवारीख जो है, ये इसको इसकी एक बड़ी चीज ये है कि ये तारीख अकबर के से छुप के लिखी गई। अकबर के राज के बारे में भी इसमें बहुत सारी बातें हैं, पूरी हिस्ट्री है इसमें। लेकिन इसका, हालांकि ये बदायूनी मुंशी था अकबर का, लेकिन ये तारीख उनको नहीं मिली। ये तारीख बहुत सौ साल के बाद लोगों को पता चली। और इसमें यानी कि बादशाह के लिए, इसमें बादशाह से छुप के लिखी गई, उसका क्रिटिसिज्म भी किया गया। और इस तारीख में मुगल सल्तनत से पहले की बातें लिखी गई, और इसमें इस लड़ाई का भी जिक्र किया हुआ। अब इस लड़ाई में, ये इस तारीख में मुंतखबुल तवारीख के पहले इसका ट्रांसलेशन किया हुआ है, ये भी
बंगाल सोसाइटी ने ही करवाया है। उससे जो आईन अकबरी है उसके 2 साल के बाद 1895 में ये पब्लिश हुआ है। ये भी एक आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल जी रैंकिंग ने किया है ट्रांसलेशन इसका 1895 में। ये भी एशियाटिक सोसाइटी से ही पब्लिश हुआ है। और इसके पेज में ये जयचंद की बात है बहुत। राय जयचंद पेज 70 और राय पिथोरा की बात भी है 69 70 इन 2 पेजेस पर। ये मतलब कि गयास इसके माउजुद्दीन घोरी माउजुद्दीन साम यानी कि जिसको हम महमूद घोरी कहते हैं महमूद गजनी मोहम्मद गोरी जिसको कहते हैं। तो ये शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, तो शहाबुद्दीन गोरी की पृथ्वीराज के साथ लड़ाई का इसमें लिखा हुआ है। अब इसमें दोनों लड़ाइयों का लिखा हुआ है पेज 69 और पेज 70 में लिखा हुआ है। इसमें बहुत साफ से लिखा हुआ है कि शहाबुद्दीन गोरी आया 1191 में। उसने वहां पर पहले अपना वो किला जीता, तब हिंद का किला जीता, और उसके बाद वो वापस तबर हिंदी का किला जीता। उसके बाद वो वापस जाने के लिए तैयार था। तो उस वक्त राय पिथोरा पृथ्वीराज वहां ने उस पर हमला किया और उसको हरा दिया। मैंने ये वीडियो जो पृथ्वीराज जयचंद्र और गौरी के बारे में है इसको एक ही रिकॉर्डिंग में मैंने रिकॉर्ड किया। लेकिन बाद में मेरे को लगा कि इसकी लेंथ कुछ ज्यादा हो रही है। 1 घंटा कुछ 14-15 मिनट हो रहा था। तो इसलिए 2 हिस्सों में कर रहा हूँ।